हेलो एवरीवन, वेलकम टू TUF द UPSC फैक्ट्री। आई एम दिव्यांशी सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए फॉर UPSC प्रिपरेशन। सो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, एकदम चाटा होना चाहिए। आपको सिलेबस को एकदम चाट लो, तभी आप लिंक कर पाओगे कि करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है और आप उसको अपनी तैयारी में कहाँ यूज़ कर सकते हो, अपने आंसर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो इसलिए सिलेबस अच्छे से करो। उसके अलावा जो आइडियल टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने का वो 30 to 40 मिनट्स होना चाहिए। इनिशियली बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं तो वो 2-2 3-3 घंटे पढ़ते रहते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी नहीं कर पाते, याद भी नहीं कर पाते हैं। सो आपको इतना टाइम नहीं देना है, न्यूज़पेपर को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। एंड इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें न्यूज़पेपर में को कैसे पढ़ना होता है, क्या चीज़ें इग्नोर करनी होती हैं, क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और जो पढ़नी होती है उनको भी कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या है वो आपको सॉर्ट आउट तभी कर सकते हो जब आपको सिलेबस पता हो, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर का रेलेवेंस मेंस में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने तैयारी को पर्सनलाइज्ड टच दे सकते हो बाय रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि इससे आपका हॉरिजॉन ब्रॉड होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़ आ रही है, वो आपका दिमाग खोलती है, क्योंकि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलता है। सो अपनी तैयारी को, अपने दिमाग को खोलने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करो। ये नहीं कि न्यूज़पेपर से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ही लेनी है हमको, राइट। सो मेंस के लिए ये ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आप जो न्यूज़ है उसको अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट करके अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, केस स्टडीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा पर्सनल टच, यूनिकनेस आपको देता है आपकी प्रिपरेशन के लिए और आपका दिमाग खोलता है। सो इसलिए रेलेवेंट है, इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट है। बाकी प्री के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कंपाइलेशंस आती हैं करंट अफेयर्स की मार्केट में हर साल, तो उसको पढ़ लो। वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए वहाँ से हो जाता है। न्यूज़पेपर से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, संभाल नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। सो इस तरीके से पढ़ो। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे आपको न्यूज़पेपर से चीज़ें फिल्टर आउट करनी है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सो आई हैव एडेड क्लिप्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, तो उसको हम देख लेंगे इस वीडियो में कि कैसे कैसे आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी होती है और जो भी पढ़ना होता है वो कैसे पढ़ना होता है। सो यहाँ पर एक आर्टिकल है कि हाई कोर्ट सेट्स असाइड महाराष्ट्र ऑर्डर एग्जेम्प्टिंग प्राइवेट स्कूल्स फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे एजुकेशन वाला टॉपिक जो है GS 2 में, वहाँ पर रेलिवेंट है। एथिक्स में भी ये आप यूज़ कर सकते हो, राइट। GS 4 में तो राइट टू एजुकेशन के अंडर में देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड 12(1)(c). इस सेक्शन के अंडर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या अनएडेड स्कूल्स हैं उनको 25% ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व करनी पड़ती है अपने स्कूल में फॉर चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, राइट। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर करंट में स्टेटस देखें तो देयर वाज अ रिपोर्ट विच वाज सेइंग दैट देयर आर अबाउट 34 स्टेट्स प्लस UTs, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाउ मेनी स्टेट्स आर इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स और UT टुगेदर देखा जाए तो 18 स्टेट्स और UTs मिला करके देयर हैव बीन 0 schools that have been following this section 12(1)(c). So this information you can use for your mains, right। कि राइट टू एजुकेशन का एनालिसिस लिख रहे हो या एजुकेशन में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप ये एक पॉइंट लिख सकते हो। और अगर आप ये सेक्शन लिख देते हो तो दैट कैन गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, कि आपको डिटेल में पता है कि हाँ ये सेक्शन वगैरह लिख देने से थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। सो ये जो सेक्शन है दैट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड बाय स्कूल्स properly, right। and there was what can be the possible reason। so possible reason जो suggest किया जा रहा है वो ये है कि states जो है वो timely funds जो है schools को release नहीं करते, जिसकी वजह से वो ये provision को follow नहीं कर पा रहे। so this is one of the governance challenge also, right। so यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल की विसिनिटी में है, राइट, विद इन 1 किलोमीटर रेडियस, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था फ्रॉम फॉलोइंग सेक्शन 12(1)(c) ऑफ राइट टू एजुकेशन, इन विच दे हैड टू गिव रिजर्वेशन ऑन सीट्स 25% on 25% seats to children belonging to socio-economic backward section। so हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया है एंड हाई कोर्ट सेड दैट दिस वुड बी वायलेटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 में
राइट टू एजुकेशन की भी बात की गई है, राइट, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में भी आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी ही काम की इन्फॉर्मेशन थी, राइट। इसके बाद हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन देयर वॉज दिस आर्टिकल अ प्रोसेस मोर पनिशिंग। सो अब ये यहाँ पे रेलिवेंट क्यों है, बिकॉज आप इसको इस हेडिंग में पढ़ सकते हो दैट बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर एक्सटेंडेड पुलिस कस्टडी BNSS क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि अभी नया सिस्टम आया है विच हैज़ रिप्लेस्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट। इसको रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया है। सो अब इसमें कुछ इश्यूज आएंगे, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आएंगे मेंस में, राइट, कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपेयर करने को आ सकता है, हाउ कैन द न्यू सिस्टम बी मोर रेलिवेंट, व्हाट आर द चेंजेस मेड, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, राइट। सो आप चैलेंजेस, अगर आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है तो आपको अदर साइड भी लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव आप लिख रहे हैं तो आपको निगेटिव भी लिखना पड़ेगा, राइट। सो इस आर्टिकल में बस इतनी सी बात काम की है जो इन्होंने यहाँ पे, आप इस आर्टिकल को पढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो हियर शी इज सेइंग दैट भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या किया गया है। It has done away with the 15-day limit on police custody prescribed under CRPC. So she has talked about that there are two types of custody. One is the police custody and other is the judicial custody. Right? So judicial custody में जब आप होते हो तो आप बेसिकली आपको जेल में रखा जाता है एंड देन आपको आपका एक डेडिकेटेड स्लीप टाइम होता है, आपको खाना मिलता है, राइट। सो ऑल ऑफ दैट इज़ दैट इन जेल। एंड पुलिस कस्टडी में क्या होता है, जो पर्सन है उसकी फिजिकल कस्टडी जो है दैट इज़ विद द पुलिस। एंड देन अबाउट पुलिस यू नो दैट there are like several allegations of custodial violence that comes against police, so it is not considered very ideal. So इसीलिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन था अंडर CRPC सेक्शन 167 में दैट ऑथराइज द कस्टडी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 60 or 90 days डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड. फर्दर इट कंटेन्ड अ प्रोविजो टू सेक्शन 167 subsection 2 which limited police custody to 15 days out of 60 or 90 days. जो भी 60 और 90 डेज होंगे मैक्सिमम पुलिस कस्टडी में आप 15 डेज तक ही रह सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इट हैज़ डन अवे विद दिस, राइट, इट हैज़ डन अवे विद दिस. सो नाउ आपकी पुलिस कस्टडी कैन बी फॉर 60 और 90 डेज डिपेंडिंग अपॉन द केस. तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि दिस वॉयलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, दिस वॉयलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑब्वियसली ये सही पॉइंट है कि आप को देयर आर सर्टन प्रोटेक्शंस दैट शुड ऑल्सो बी गिवन टू द person in custody, right, to the person in custody. And we know that there are so many under trials in India, right, around 67% जो under trials का percentage है prison में that is 67%, right. So that will actually affect the criminal justice system because police custody में the person could face certain harsh conditions as well, right. So this might violate article 21. तो इसमें बस इतनी ही चीज़ काम की थी, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जो इन्होंने दिया हुआ है अपने काम का नहीं, अपने काम का क्रक्स निकालो, बस क्रक्स इसमें यहीं पर ही इन्होंने दे दिया है. मूविंग ऑन, अब अगली आर्टिकल है दैट इफ ट्रम्प रिटर्न्स 5 resets न्यू दिल्ली may need. Now this is an article by C. Rajamohan. So इनके इंटरनेशनल रिलेशंस पे इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर अपने को हर आर्टिकल पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अभी ट्रम्प आए नहीं है, राइट, ही इज़ नॉट इनटू पावर येट. और जब पावर में आ जाएंगे तब फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आएंगे, राइट. क्या रहती है अमेरिका की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने पॉलिसी में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे.
रिजिम चेंज होती है तो नए एक्सपेक्टेशंस आते हैं, सो उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं. सो जब होगा तब हम पढ़ेंगे, तब आर्टिकल्स भी आएंगे और बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो हम एक एनालिसिस तब ले लेंगे. अभी अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट. रीसेट्स तो होंगे जब रिजिम चेंज होगी, तो जब होंगे तब देखेंगे, राइट. देन एंटी कोटा प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश. सो देयर आर प्रोटेस्ट दैट आर लाइक ongoing in Bangladesh. So this is the internal matter for Bangladesh. इसमें इंडिया की जो फॉरेन इंडिया का जो MEA का स्टैंड है, दैट हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट इट इज़ अ इंटरनल मैटर फॉर बांग्लादेश, वी विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट. सो ये अपने भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में, राइट. और उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ऑन इंडिया, राइट, एज टू पीपल माइग्रेटिंग टू इंडिया. सो वो एक चैलेंज आ सकता है. देन दोज इंडियंस हु आर देयर इन बांग्लादेश, तो इंडियन डायस्पोरा पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है. सो वो चीज़ यहाँ पे हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बट अभी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. देन दिस आर्टिकल वॉज देयर, व्हाट हैपन्स टू योर ब्रेन व्हेन यू कंज्यूम मैजिक मशरूम्स. सो इसमें बहुत लंबा चौड़ा ये आर्टिकल है कि ब्रेन्स में न्यूरॉन सिस्टम कैसे, पूरा न्यूरॉन नेटवर्क इफेक्ट होता है, क्या चीज़ इफेक्ट करती है. ये हेल्यूसिनेटिक कंपाउंड है, राइट, जो कि मैजिक मशरूम्स में मिलता है, दैट टेम्परेरीली रीसेट्स द एंटायर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन. सो इसका नाम है साइलोसिलोकिबिन, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको इतना पता नहीं मैजिक मशरूम का कुछ हेल्यूसिनेटिंग इम्पैक्ट होता है ब्रेन पे, बस इतना पूरा डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Then this article is important actually, Windows outage, how a faulty software update hits businesses globally. So ये article आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में, क्योंकि we know that digitization is increasing and it is like a reality now. Everything we see is getting digitized, even the edtech, how revolutionary it is, we know. So and that is the reality. And जब when you are migrating towards online system, towards digitized system, and जब इस टाइप का कोई इवेंट आ जाता है, then that actually questions the utility and how much you can rely on these systems. उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है. सो अभी ये जो आउटेज है, इट हैज़ सीवियरली इम्पैक्टेड द एयरलाइन सेक्टर. सो इसको आप देख सकते हो कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट. और इसको आप मेंस में भी लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि आप टू मच डिजिटाइजेशन के निगेटिव इम्पैक्ट्स में भी आप इसको लिख सकते हो, राइट. देन दिस वॉज इकॉनमी पेज. सो इकॉनमी पेज में आप देख सकते हो कि देर आर सेवरल न्यूज़, बट क्या हमारे काम की है सारी? हमारे काम की नहीं होती है सारी. जैसे नॉट थिंकिंग ऑफ गिविंग बैंकिंग लाइसेंस टू बिजनेस हाउसेज एट प्रेजेंट, राइट. ये शांतिकांत दास बोल रहे हैं, वो RBI के गवर्नर हैं. अब जब ये अपने काम का नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ही इज़ नॉट थिंकिंग. दे देंगे, जब दे देंगे तब हमारे काम का होगा, तब हमें पढ़ना होगा. अभी हमें इस न्यूज़ में कोई काम का नहीं है, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बाइजू फेसेस टोटल शटडाउन इफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्स, हमारे काम का नहीं है. RIL का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, ठीक है, मेन हमारे लिए अभी काम का नहीं है. देन स्लोअर डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन में क्रिएट स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशूज़, ठीक है. हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं, राइट. सो आई हैव कवर्ड दिस इन नेक्स्ट स्लाइड, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है. इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल का आप थोड़ा सा शुरू में पढ़ लो कि हाँ कहना क्या चाहते हैं, क्या स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू आ जाएगा आपको यहाँ पहले दूसरे पैरा में समझ में आ जाएगा. देन दिस वॉज ऑल्सो अ न्यूज़ ऑन वन ऑफ द पेजेस इन न्यूज़पेपर. चिराग जॉइंड NDA, वॉइसेस अगेंस्ट ऑर्डर. ये अपने काम की नहीं है पॉलिटिकल न्यूज़. राजनीति ही ऐसी है. मुजफ्फरनगर स्टॉल ओनर्स ग्रीट पुलिस नोटिस विद रेजिग्नेशन एंड अ चकल. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इन सब न्यूज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, राइट. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली कि आई एम ट्राइंग टू शो यू कि ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम का नहीं है. तो अननेसेसरली सब चीज़ पढ़ने मत बैठो, और जो पढ़ भी रहे हो ना उसको भी सेलेक्टिवली पढ़ो कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है, क्या होता है, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू कैसे आ गया, राइट. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले आर्टिकल की, विंडोज़ आउटेज, हाउ अ फॉल्टी सॉफ्टवेयर अपडेट हिट्स बिजनेसेस ग्लोबली. सो यहाँ पर ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ग्लोबली सिस्टम्स अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस आउटेज इन माइक्रोसॉफ्ट, राइट. सो क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था,
राइट, माइक्रोसॉफ्ट ने। सो एज्योर जो है वो इनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। एंड इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज आ गए थे, राइट। सो सम कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज in this caused central US region experience issues with Azure services and its Microsoft 365 suite of apps. So ये काम करना, इसमें ग्लिच आ गए थे, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से कंप्यूटर्स वर शोइंग दिस ब्लू स्क्रीन एरर। तो ब्लू स्क्रीन एरर आप ध्यान में रख लो कि क्या है। दैट वाज बिकॉज ऑफ Microsoft operating system, Windows operating system was not working properly because of this glitch in cloud computing services of Microsoft, right? So at the heart of the issue was a software update. एक दूसरा इशू ये था कि यूएस की साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्राउड स्ट्राइक करके, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करते हैं, और इनका जो एक साइबर सिक्योरिटी फीचर है फैल्कन, सॉफ्टवेयर है फैल्कन, जो कि एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सॉफ्टवेयर है, राइट। तो इसका बेसिक काम क्या है, कंप्यूटर्स को मॉनिटर करना कि जिस पे भी ये फैल्कन इंस्टॉल्ड है उनको मॉनिटर करना, उनको स्कैन करना कि मैलवेयर के लिए कोई थ्रेट तो नहीं है, राइट। सो डीप डिटेल्स एनालिसिस करता है ये सॉफ्टवेयर। और ये इस सॉफ्टवेयर पे एक साइबर सिक्योरिटी एक अपडेट आया था, राइट, सॉफ्टवेयर अपडेट आया था बाय दिस यूएस साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक, राइट। सो उसमें कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से जो भी कंपनीज इस फैल्कन सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है, राइट, एंड दिस फैल्कन वर्क्स ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो जो भी कंपनीज इसको यूज़ करती है दे आर ऑपरेटिंग ऑन विंडोज़ सिस्टम, राइट, एंड दे all had to suffer a glitch, right? So that was this, तभी blue screen error आ रहा था, those like companies who are working on that, and it is reported that like Fortune 500 companies were using, like they used this system. So इस वजह से ग्लिच आया था। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए सेक्टर्स इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए, इंडिया क्या वर्ल्ड ओवर में एविएशन सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पैसेंजर है, उसका बोर्डिंग पास है। सो यहाँ पर ये आप मैनुअली देख सकते हो, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। सो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका हैंडलिंग, लाइक ऑनलाइन टिकट बुकिंग, चेक इन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई। सो दे हैड टू स्विच टू मैनुअल ऑपरेशंस। सो एंड काफ़ी डिलेज हुए फ्लाइट्स में, कैंसिलेशन हुआ। तो एविएशन सेक्टर सबसे ज़्यादा विजिबली अफेक्ट हुआ है। बैंकिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया रिमेन्ड इंसुलेटेड, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर बैंक्स क्लाउड यूज़ नहीं कर रही है। सो दिस वाज द स्टेटमेंट बाय आरबीआई, राइट। सो कुछ ही बैंक्स थी जो कि क्राउड स्ट्राइक का ये टूल फैल्कन को यूज़ कर रही थी। तो आप ये फैल्कन को या दिमाग में रख सकते हो कि व्हाट इज़ इट, राइट। सो क्वेश्चन आ सकता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या 3-4 ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, राइट। देन इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, ऑल्दो लंदन स्टॉक एक्सचेंज वाज सीवियरली अफेक्टेड। सो इतना ही आपको काम का है कि एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, राइट। एंड इंडिया की जो नोडल साइबर एजेंसी है विच इज़ सर्ट इन, सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसने भी कुछ एडवाइजरी इशू करी थी। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि सर्टेन क्या है, राइट। सो इट इज़ अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, राइट, जो कि एक नोडल एजेंसी है इंडिया में, नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसकी नोडल एजेंसी है दैट डील्स विद साइबर सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया। सो इसका काम क्या है, बेसिकली जो हमारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, एडवाइजरी जारी करना। तो इट इज़ द नोडल फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। सो इसके बाद ये जो अगली न्यूज़ थी, दैट स्लोअर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में क्रिएट स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू। तो इसको आप पढ़ लो, क्या है कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि देयर आर स्लोअर डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन कंपेयर टू क्रेडिट ग्रोथ। सो मतलब बैंक्स की सेविंग रेट जो है वो कम है, क्रेडिट बैंक्स क्रेडिट ज़्यादा दे रहे हैं बट बैंक्स डिपॉजिट बैंक में कम हो रहा है। सो उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विडिटी क्राइसिस तो आएगी ही, क्योंकि बैंक लोन ज़्यादा दे रहा है पर बैंक के पास पैसा इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स कम आ रहा है। सो इट माइट लीड टू
स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशूज इन द बैंकिंग सिस्टम। बस ये चीज़ यहाँ पे बोली है, इसका पूरा क्रक्स ही यही है, राइट। द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हैज़ बीन लैगिंग क्रेडिट ग्रोथ फॉर सम टाइम नाउ। सो कुछ टाइम से क्रेडिट ग्रोथ बैंक ज़्यादा कर रहे हैं, डिपॉजिट्स बैंक में उतना नहीं आ रहा है। सो दिस माइट लीड टू लॉन्ग रन में स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशूज़ हो सकते हैं बैंक में, राइट। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अकॉर्डिंग टू दास पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर, मतलब जो ऑल्दो स्टिल यहाँ पर बोला गया है कि स्टिल बैंक डिपॉजिट जो सेविंग्स है, बैंक डिपॉजिट्स मेजर चंक है हाउस होल्ड का, बट स्टिल दैट इज़ डिक्लाइनिंग, शेयर इज़ डिक्लाइनिंग, राइट। सो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ लिखी है दैट वाइल बैंक डिपॉजिट्स कंटिन्यू टू रिमेन डोमिनेंट एज परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड, बट उसका शेयर डिक्लाइन कर रहा है, राइट, विद हाउस होल्ड्स इंक्रीजिंग early allocating their savings to mutual funds, insurance funds and pension funds, right। so ये reason है, and long run में it can cause structural liquidity issues। बस इतना ही इस पूरे न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट था। इतना सब हमारे काम का नहीं है, इतना सब पूरा पढ़ने का। क्रक समझो, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। इस तरीके से आप अपनी न्यूज़पेपर की तैयारी, न्यूज़पेपर को पढ़ें, बहुत ज़्यादा इसमें ना घुसें, राइट। Try to be relevant. So this was it for this video. Thank you.